दिल्ली में अर्चना तिवारी के करीब पहुंची भोपाल जीआरपी। 14 दिन बाद घर पर किया फोन। अर्चना के भाई दिव्यांशु ने IBC 24 से कहा, अर्चना सेफ है। भोपाल मेट्रो का उद्घाटन करेंगे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। इलेक्ट्रॉनिक्स पर रिसर्च के लिए करोड़ों के प्रोजेक्ट को मिली मंजूरी। मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने दी इस बात की जानकारी। MP कांग्रेस में फिर दिखे बगावत के सुर। भोपाल के बाद अब इंदौर में हुआ। नए जिलाध्यक्ष का विरोध। कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने जलाया जीतू पटवारी और विपिन वानखेड़े का पुतला। नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंगार ने मध्य प्रदेश में वोट चोरी के लगाए आरोप। कहा, प्रदेश में भी 27 से ज्यादा सीटों पर हुई है वोट चोरी। कुछ महीने पहले जोड़े गए लाखों मतदाता। ग्वालियर में अंधविश्वास के चक्कर में गई मासूम की जान। 15 दिन से बीमार बच्ची को तांत्रिक के पास ले गए थे परिजन। इलाज के नाम पर तांत्रिक ने डंडे से पीटा, गर्म सरिये से दागा। ट्रेन में सफर में एयरलाइंस वाला रूल, लिमिट से ज्यादा हुआ सामान तो लगेगा भारी जुर्माना। भोपाल मंडल समेत सभी जोन में लगेगी इलेक्ट्रॉनिक वजन की मशीन। शुरुआत हो गई है पावर प्राइम की। मेरा नाम राहुल सौमित्र है और अब आपको मेरा मध्य प्रदेश की अहम खबरों से अपडेट करने का वक्त हो गया है। और जो पहली और अहम खबर है, कॉल तो आ गई लेकिन अर्चना कब आएगी, यही सवाल है। भोपाल से खबर है, अर्चना के एक कदम और करीब पुलिस पहुंच गई है। दिल्ली में अर्चना के करीब भोपाल जीआरपी पुलिस पहुंची है। काफी दिनों से परेशान थी जीआरपी TI जाहिर खान कर रहे हैं टीम को लीड। और अर्चना की कॉल आ गई है कि वो सुरक्षित है। तमाम तरह की अटकलें लगाई जा रही थी। अर्चना के घर वाले कह रहे थे कि अब इस मामले में CBI की जांच होनी चाहिए। चूंकि रक्षाबंधन के पहले अर्चना गायब हो गई थी, अपने घर के लिए निकली थी अपने भाई को राखी बांधने के लिए, लेकिन उसके बाद वो गायब हो गई थी और अब उसके बारे में जानकारी मिली है। अर्चना तिवारी केस में दिन भर क्या हुआ, आपको हर वो बात दिखाते हैं और जो हम दिखाने वाले हैं वो आपको सिर्फ IBC 24 पर ही देखने को मिलेगा। अर्चना के भाई ने आज IBC 24 पर बड़ा खुलासा किया है कि फोन पर अर्चना की परिवार से बात हुई है और वो पूरी तरह से सुरक्षित है। एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं जो इसी पर आधारित है। अर्चना तिवारी सुरक्षित है। अर्चना तिवारी आज से कल तक पुलिस के पास पहुंच जाएगी। ये है अर्चना तिवारी के मुंह बोले भाई दिव्यांशु मिश्रा। इनका साफ कहना है कि अर्चना सुरक्षित है। परिवार वालों से अर्चना की फोन पर बात भी हुई है। अर्चना तिवारी की परिवारजनों से बात हुई है, ऐसी जानकारी मुझे लगी है। कोई भी कैजुअलिटी नहीं हुई है और अर्चना तिवारी सुरक्षित है, ये जानकारी मेरे पास है। अब वो कहाँ है, कैसे उसके साथ ये घटना हुई, कहाँ गई, किस प्रकार से गई, ये पूरी जानकारी आपको पुलिस दे पाएगी। 7 अगस्त से लापता कटनी की अर्चना तिवारी के केस में एक और नया खुलासा हुआ है। जीआरपी पुलिस ने ग्वालियर के भंवरपुरा थाने में पदस्थ राम सिंह तोमर का नाम सामने आया, जिसके बीते 6 महीने से अर्चना से फोन पर बातचीत हो रही थी। बातचीत भी लंबी थी और उसी के जरिए राम तोमर उसकी पकड़ में आया। उसने इंदौर से ग्वालियर का अर्चना के लिए टिकट भी कराया था। वहीं IBC 24 से आरक्षक राम तोमर ने बात की, लेकिन उसका कहना है कि उसके सिर्फ फोन पर अर्चना से बात हुई है। मेरे को तो कुछ भी, मेरे को एक मेरी कभी बात होती थी एज ए नॉर्मली दोस्ती की तरह, बाकी मुझे कुछ नहीं पता कि वो कहाँ है। मैंने उनको ग्वालियर कोई काम था तो 6 तारीख का बस का एक टिकट कराया था। फिर मैंने फोन किया तो वो बस में बैठी नहीं, वो आई नहीं यहाँ पर 6 का। इंदौर से ग्वालियर आ रही थी और वो अचानक बीच में ट्रेन से गायब हो गई। तो ऐसा आरोप लगाया जा रहा था कि आरक्षक उस महिला के साथ संपर्क में था और उसके साथ कुछ टाइम से रिलेशनशिप में था, क्योंकि महिला को गायब हुए राखी से महिला गायब है। तो उस सिलसिले में जीआरपी थाने द्वारा जो आरक्षक है राम तोमर, उससे लगातार पूछताछ की जा रही है। इधर मामले में भोपाल के रेल SP राहुल कुमार का कहना है कि अर्चना के परिजनों से कुछ सुराग लगे हैं, जल्द मामले का खुलासा करेंगे।
परिजनों से हमारी जो है वो बात हो रही है, मगर एट द सेम टाइम हमारे पास में कुछ क्लूज है, उसमें हम लोगों ने अपनी टीम रवाना करी है। अगर कुछ निकल के आता है और जैसे ही मिसिंग लड़की जो है वो बरामद होती है तो डेफिनेटली उसके बारे में मैं अपडेट भी दे दूंगा। अर्चना की तलाश में जीआरपी की एक टीम दिल्ली भी पहुंची है। इसके अलावा कटनी, इंदौर की पुलिस भी अर्चना की तलाश में जुटी है। उम्मीद है जल्दी अर्चना सबके सामने होगी। कटनी से विकास बर्मन, भोपाल से हरप्रीत कौर के साथ नासिर गौरी, IBC 24 ग्वालियर। राजधानी भोपाल की 2 मस्जिदों को लेकर विवाद अब गहराता ही जा रहा है। जिला प्रशासन ने इन मस्जिदों को अवैध बताते हुए हटाने का निर्देश दिया है, लेकिन वक्फ बोर्ड ने इसके विरोध में हाई कोर्ट की शरण ले ली है। आखिर इन मस्जिदों को लेकर इतना बड़ा टकराव क्यों है और क्यों हमें यहां इतनी बड़ी स्क्रीन पर लिखना पड़ा कि मस्जिदों को नोटिस, माजरा क्या है, वही तो मैं आपको बताने जा रहा हूं। देखना है आपको, ये रिपोर्ट देखिए फिर। ईंट भी हिलेगी तो लाशों पे से गुजरना पड़ेगा। मस्जिद टूटनी चाहिए, कल बड़े तालाब पे कब्जा कर दोगे, बड़े तालाब को अपनी वक्फ की संपत्ति बता दोगे, ये बर्दाश्त नहीं होगा। हिंदू और मुस्लिम संगठनों के ये विवादास्पद बयान भोपाल के बड़े तालाब इलाके में बनी दिलकश मस्जिद और भदभदा मस्जिद को लेकर है। दरअसल 4 जुलाई को जिला प्रशासन की ओर से जारी किए गए नोटिस में इन्हें कब्जे की जमीन पर बना बताया गया है। दोनों मस्जिदों के लिए जारी नायब तहसीलदार के आदेश में लिखा है कि ये दोनों मस्जिद कब्जा करके बनाई गई हैं। इन्हें तुरंत हटाया जाए वरना बलपूर्वक बेदखल किया जाएगा। जिला प्रशासन ने भोपाल के बड़े तालाब के कैटमेंट एरिया में इन दोनों मस्जिदों के निर्माण की बात कही है और नोटिस जारी किया। जो NGT का रूल्स है उसके मुताबिक ये मस्जिद ठीक बड़े तालाब के किनारे जो है कैटमेंट में बनी हुई है। जिला प्रशासन के इस आदेश पर MP वक्फ बोर्ड ने आपत्ति दर्ज कराते हुए बताया कि मस्जिद उनकी वैध संपत्ति है, उनके पास इनके लीगल डॉक्यूमेंट्स हैं। NGT ने वक्फ बोर्ड को इस मामले में पक्षकार बनाया, लेकिन स्थगन आदेश देने से मना कर दिया, जिसके खिलाफ वक्फ बोर्ड ने हाई कोर्ट में रिट पिटीशन दाखिल की है। वक्फ ने ये जानकारी खुद मस्जिद के गेट पर चस्पा कर दी है, जिसमें बताया गया है कि दोनों मस्जिद वक्फ संपत्ति में है। 1937 से इनका रिकॉर्ड है। मस्जिद 1961 में बनी है। अब मामला हाई कोर्ट में है। मस्जिद हटाने के नोटिस की खबर मिलते ही मुस्लिम संगठन विरोध पर उतर आए हैं। उन्होंने NGT की कार्रवाई को नाजायज बताया, कहा कि मस्जिद टूटी तो आर पार की लड़ाई होगी, लाशों पर से गुजरना होगा। जब देखो आप किसी मस्जिद पे खड़े हो जाते, ये शासकीय भाई तो लाओ ना, क्यों नहीं लाते आप डॉक्यूमेंट? आप मस्जिदों को लेकर जिस तरह से आदेश पारित कर रहे हैं, तोड़ेंगे तो मैं आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहता हूँ कि मस्जिद की अगर एक ईंट भी हिलेगी तो लाशों पे से गुजरना पड़ेगा। 1961 से कहीं ना कहीं ये मस्जिद हैगी। आज आपके नियम अगर NGT आता है वो कुछ नए नियम लागू कर देता है, कल वो कहेगा कि साहब ये वाला नियम आ गया, तो नियमों को आप पीछे लेके आ रहे हैं। मस्जिद वहीं के वहीं है। मस्जिद न टूटने की खबर मिलते ही हिंदू संगठन भी उग्र हो गए हैं। कहा कि वक्फ बोर्ड बड़े तालाब को भी वक्फ की संपत्ति बताएगा। हर हालत में ये मस्जिद टूटनी चाहिए। ये सकल संपदा रघुनाथ की, किसी की नहीं है, किसी की नहीं है। मस्जिद टूटनी चाहिए, कल बड़े तालाब पे कब्जा कर दोगे, बड़े तालाब को अपनी वक्फ की संपत्ति बता दोगे, ये बर्दाश्त नहीं होगा। अब जो है सनातन धर्मियों की चलेगी और सनातन धर्मियों की ही चलेगी। दरअसल इन मस्जिदों को नोटिस देने की वजह रही बड़ा तालाब, जिसके शहरी क्षेत्र में 50 मीटर और ग्रामीण क्षेत्र में 250 मीटर के दायरे में आने वाले अतिक्रमण पर प्रशासन ने नोटिस देना शुरू किया है। NGT और पर्यावरण विभाग मंत्रालय की अधिसूचना के परिपालन में प्रशासन की ओर से गठित दल ने सर्वे रिपोर्ट पेश कर बताया था कि इन 2 मस्जिदों के अलावा मंदिर, समाधि समेत 35 और अतिक्रमण हैं जो FTL एरिया में आते हैं, जिन्हें हटाया जाना है। प्रशासन अब वक्फ बोर्ड और मस्जिद कमेटी का पक्ष सुनने के बाद कार्रवाई की बात कर रहा है। जो भी FTL के दायरे में आ रहे हैं उनका कहना है कि इसको 1-1 इंच साफ किया जाए। जिसको नोटिस दिया था वो वक्फ बोर्ड गए, वहाँ से पत्र आया कि आप इसको सुनवाई का अवसर दिया जाए, उसके बाद ही कार्रवाई की जाए। इन दोनों मस्जिदों को हटाने का नोटिस आने के बाद सियासी माहौल भी गर्माने लगा है। लैंड जिहाद के लिए उसमें अतिक्रमण किया जाएगा, मस्जिद को बढ़ाया जाएगा, तो ये बिल्कुल भी ठीक नहीं है। गलती मिलेगी तो कार्रवाई की जाएगी और NGT का जो निर्णय है, उनका जो आदेश है, उसका पालन होगा। जमीन और जमीन वक्फ बोर्ड की जमीन की मस्जिद बनी हुई है, ऐसे में नोटिस दिया जाना ये राजनीतिक जो स्वार्थ हैं भाजपा की सरकार के, उससे प्रेरित है और कुछ नहीं है। दिलकश और भदभदा मस्जिद का भविष्य क्या होगा,
क्या प्रशासन इन्हें हटाएगा या वक्फ बोर्ड अपने दस्तावेजों से इन्हें बचा पाएगा? इसका फैसला अब अदालत की सुनवाई पर निर्भर है। विवेक कुमार पटैया, IBC 24, भोपाल। तो दोनों पक्षों में टकराव की स्थिति है। इधर जबलपुर से एक बड़ी खबर है, ATS के शिकंजे में 3 और अफगानी युवक आए हैं। 3 अफगानी नागरिकों को ATS ने हिरासत में ले लिया है। याकूब खान, मोहम्मद यूनुस और अब्दुल खान हिरासत में ले लिए गए हैं। 8 नल इलाके से ATS ने इनको हिरासत में लिया है। तीनों अफगानी नागरिकों ने भारतीय दस्तावेज बनवा रखा था, हैं ये अफगान के यानी अफगानिस्तान के, और इनके पास डॉक्यूमेंट जो है वो हिंदुस्तान का है, यानी खुद को ये हिंदुस्तानी बता रहे हैं। और देखिए हमारा सिस्टम, देखिए ये हमारे सिस्टम की भी खामी है कि इनका सारा दस्तावेज बन गया, आधार कार्ड से लेकर पैन कार्ड सब बन गया। छोटी ओमती इलाके में ये कंबल का कारोबार करते थे, अफगानिस्तान से आए थे और देखा भारत अच्छा है, भाई भारत तो वाकई अच्छा है, रह जाओ यहीं पे। लेकिन ये धर्मशाला नहीं है कि आप रह जाओ, धर्मशाला थोड़ी है। जितने लोग हैं ऐसे बाहर के हैं उनको पकड़ा जाएगा और कहाँ भेजा जाएगा? नहीं, आप लोग भी बोलिए, जेल में। बिल्कुल ठीक। 15 साल पहले अपने दादा के साथ अफगानिस्तान से भारत आया था याकूब, और अपना नाम यूनुस अब्दुल बनवाकर इंडियन पासपोर्ट बना लिया। अब देखिए पासपोर्ट बनाने में कितने पापड़ बेलने पड़ते हैं, बनता नहीं लोगों का, लेकिन इन लोगों के बन जाता है कहां से? विजेंद्र, सारे दस्तावेज अगर हमारा और आपका पासपोर्ट बनाना हो कितनी चेकिंग होती है, और ये लोग बनवा लेते हैं। सिस्टम अपने खामी अपने सिस्टम में भी है। बिल्कुल, बहुत बड़ी खामी सिस्टम में है राहुल, और एक बड़ी कॉन्स्पिरेसी का खुलासा जो है ATS की इस जांच में हो रहा है। क्योंकि सबसे पहले सोबत खान नाम के एक अफगानी नागरिक को ATS ने गिरफ्तार किया था, और उसके पास से तकरीबन 10 लाख रुपयों के ट्रांजैक्शन भी ये बरामद हुए थे, जो कि उसके ट्रांजैक्शन तमाम देश में छिप कर रह रहे अफगानी नागरिकों के साथ थे, और वो उनके जबलपुर के पते पर फर्जी पासपोर्ट बना दिया करता था। तो सोबत के बाद 2 आरोपियों को और गिरफ्तार किया गया था, और आज 3 अफगानी नागरिक हैं। ये याकूब खान, मोहम्मद यूनुस और अब्दुल खान इनका नाम है। ने तलब किया था नोटिस देकर पहले ATS में, लेकिन जब वो नहीं आए तो उन्हें हिरासत में लिया गया। तो उनसे पूछताछ की जा रही है, और पूछताछ में ये पता चला है कि उन्होंने जबलपुर के पते पर अपना आधार कार्ड, अपना पासपोर्ट, अपना ड्राइविंग लाइसेंस, अपना वोटर ID कार्ड, ऐसे तमाम दस्तावेज तैयार कर लिए। मतलब कुछ बचा नहीं, वोटर ID कार्ड, आधार कार्ड और पासपोर्ट सब बनवा लिया। थैंक यू सो मच विजेंद्र, थोड़ा समय का अभाव है इसलिए मैं आपको रोक रहा हूं। अब अगली खबर जो है वो कांग्रेस से जुड़ी हुई है। अब आपको कांग्रेस की 2 तस्वीरें दिखाते हैं। एक और कांग्रेस मध्य प्रदेश में वोट चोरी की आरोप लगा रही है। नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंगार ये आरोप लगा रहे हैं कि मध्य प्रदेश की 27 सीटों पर वोट चोरी के उन्होंने आरोप लगाए। उधर दूसरी तस्वीर भी जरा देख लीजिए। ये जो दूसरी तस्वीर है ये कांग्रेस के अंदर ही एक दूसरे पर आरोप लगा रहे हैं। जिलाध्यक्षों की सूची आने के बाद मध्य प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष तक की तस्वीर जला दी। पुतला किसका जल रहा है? जीतू पटवारी का। जीतू पटवारी कौन है? कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष है। पुतला जला कौन रहा है? कांग्रेस के ही कार्यकर्ता जला रहे हैं। और क्यों जला रहे हैं? इसलिए जला रहे हैं क्योंकि जिलाध्यक्षों की सूची आ गई है। ये सूची कहां से आई है? ये AICC से आई है, यानी 24 अकबर रोड से ऑब्जर्वर भेजे गए, 68 ऑब्जर्वर भेजे गए, तब जाके ये सूची बनी और उसका देखिए विरोध हो गया। यानी पूरे देश में कांग्रेस सबसे कमजोर खुद को मध्य प्रदेश में मानती है। इसी बात को ध्यान में रखते हुए मई में राहुल गांधी ने मध्य प्रदेश की सरजमी से 3 घोड़ों की कहानी सुनाई थी, याद है ना आपको? और ये बतलाया था कि मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी के जिलाध्यक्ष अब दिल्ली से तय होंगे। 2 महीने की लंबी प्रक्रिया के बाद यानी 16 अगस्त को 71 जिलाध्यक्षों की सूची आती है, और इसके बाद शुरू होती है कांग्रेस में सिर्फ उटव्वल। सबसे पहले आज की ये ताजा तस्वीर देखिए, जहां कांग्रेसी ही जीतू पटवारी का पुतला जला रहे हैं। फिर इस कांग्रेसी की बात जरा ध्यान से सुनिएगा, जो ये साफ कह रहा है कि जिलाध्यक्षों की इस लिस्ट में सौदेबाजी हुई और है। आज तक संजीव प्रवीण सक्सेना ने किसी प्रकार की कोई वार्ड में ना कोई एक्टिविटीज की है, ना मूलभूत सुविधाओं के लिए कोई लड़ाई लड़ी है, केवल और केवल सौदेबाजी करके अपना काम निकाल रहे हैं।
अब कुर्सी के लिए उज्जैन के पिटते हुए पूर्व विधायक की कुटाई की ये तस्वीर भी देख लीजिए। पीटने वाला कोई और नहीं बल्कि कांग्रेस विधायक का समर्थक ही है। मानो कांग्रेसियों के बीच इस बात को लेकर कंपटीशन चल रहा हो कि कैसे जनता के बीच और बीजेपी के सामने अपनी ही पार्टी को नीचा दिखाया जाए। जबकि राहुल गांधी ने इन जिलाध्यक्षों की नियुक्ति के लिए दिल्ली से बकायदा ऑब्जर्वर भेजे थे और नियुक्ति भी 24 अकबर रोड से यानी दिल्ली से हुई। लेकिन कांग्रेसी मानने को तैयार ही नहीं है कि इस नियुक्ति में पारदर्शिता बरती गई है। उनका कहना है कि यहाँ धांधली हुई है। प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी और यहाँ जो बनाए गए नवनियुक्त जिन्हें कोई लोग जानता ही नहीं है, अन्य जिले के निवासी को यहाँ का अध्यक्ष बनाया गया, उनका हमने पुतला दहन किया है। किसी दूसरे अन्य जिले के व्यक्ति को यहाँ पर जिलाध्यक्ष बनाया तो हम कार्यकर्ता कैसे सहन करेंगे? हम तो दाह संस्कार करेंगे आने वाले समय में और इसको नहीं थपेंगे। अब जाएगा वहाँ उसका विरोध होगा, उसका पुतला दहन होगा। अब जीतू पटवारी लाख गाइडलाइन बना ले, सभी कांग्रेस कार्यकर्ताओं को कह दें कि जिलाध्यक्षों की लिस्ट विरोधी पोस्ट को सोशल मीडिया से हटा लीजिए। लेकिन कांग्रेसी कहां मानने वाले, वो तो भरी महफिल में जीतू पटवारी का पुतला बनाते हैं और उसी में आग लगा देते हैं। और इस पूरे माहौल का अगर सही मायने में कोई मजा ले रहा है तो वो बीजेपी है। बहरहाल ऐसे में ये सवाल है कि कांग्रेस इस हालत में बीजेपी को कैसे टक्कर देगी? भला कैसे वो जनता के मुद्दों को सरकार के सामने उठाएगी? और एक सवाल उन लोगों से भी है जिन्होंने इस लिस्ट को बनाया है। आपने तो 3 घोड़ों की कहानी सुनाई थी और बताया था कि आपको रेस वाले घोड़े चाहिए थे, लेकिन आपने किन घोड़ों को सेट कर दिया? क्योंकि विरोध किसी और का नहीं, आपके अपनों का ही है। इंदौर से अंशुल मुकाती के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, IBC 24। लोकसभा में नेता विपक्ष राहुल गांधी ने वोटर लिस्ट में गड़बड़ी के मुद्दे पर चुनाव आयोग पर सवाल उठाए। अब मध्य प्रदेश में भी इस पर सियासत शुरू हो गई है। मध्य प्रदेश विधानसभा के नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंगार ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके चुनाव आयोग पर आरोप लगाया है। सिंगार ने आरोप लगाया है कि 2023 के विधानसभा चुनाव में करीब 16 लाख वोटों का हेरफेर हुआ है। चुनाव आयोग कहता है कि हम पारदर्शिता रखते हैं, सभी पार्टियां हमारे स्टेक होल्डर होती हैं, हर चुनाव में हम सभी राजनीतिक दलों का मतदाता सूची देते हैं, लेकिन ये मतदाता सूचियां देने में ही गड़बड़ है। उमंग सिंगार ने कहा कि मैंने 25 से 26 सीटें निकाली हैं, जहां 2023 विधानसभा चुनाव के पहले 2 महीनों में 7 से 10,000 वोटर बढ़े। विधानसभा उम्मीदवारों को और ना ही राजनीतिक दलों को ये लिस्ट दी गई। उमंग सिंगार पर बीजेपी ने भी पलटवार किया है। अब ऐसी कई सीटें मध्य प्रदेश के अंदर, उदाहरण के लिए मैंने 25-26 सीटें निकाली। चुनाव आयोग संवैधानिक जो उसकी ड्यूटी है उससे भाग रहा है। जब आपकी सरकार बन जाती है तब कहीं कोई शिकायत ना, ईवीएम से शिकायत ना, वोट का मतदाता सूची से कोई लेना देना नहीं। और जब चुनाव हार जाते हैं, हारने के भय से पहले से ही एंट्री सेपेट्री करना शुरू कर दिया है। अरे आप आंदोलन मत कीजिए, जो आपका BLA बना है उसको कहो भाई जाइए, जब मतदाता सूची का पुनरीक्षण हो रहा है मतदाता सूची उस बूथ की लीजिए, एक एक जगह जाइए, कौन जीवित है कौन नहीं है, कौन वहां से मकान बदल करके चला गया, वो काम कीजिए। अंधविश्वास ने एक बच्ची की जान ले ली है। बच्ची 15 दिन से बुखार से तड़प रही थी, लेकिन इलाज के बजाय माता पिता ने रिश्तेदार की सलाह पर तांत्रिक को बुला लिया। यानी उसको बुखार है और बुला लिया तांत्रिक को। तांत्रिक ने भूत प्रेत का साया बताकर ऐसी हैवानियत की जिससे बच्ची की जान चली गई। ग्वालियर के खल्लासीपुरा में बुखार से तड़पती मासूम रौनक के साथ तंत्र मंत्र के नाम पर हैवानियत की गई। भूत उतारने के लिए मासूम को डंडे से पीटा गया और गर्म सरिये से दागा गया। नादान दर्द से चीखती रही, लेकिन न तो वहशी तांत्रिक रुका, न ही माता पिता ने उससे रोका। आखिरकार तड़प तड़प कर उसकी मौत हो गई। इसके बाद परिजन और तांत्रिक संगीन गुनाह को छिपाने के लिए चुपचाप अंतिम संस्कार करने की कोशिश में थे, लेकिन पुलिस पहुंच गई।
एक अज्ञात व्यक्ति द्वारा मुझे फोन पर सूचना दी गई कि एक 14 साल की बच्ची है, उसको अंतिम संस्कार के लिए ले जा रहे हैं। तो मैं मौके पे पहुंची, वहाँ घर वालों को समझाइश दी मैंने, फिर उसके बाद हम उसको लेके आए हैं। उसका पीएम करवाया जा रहा है। पीएम के बाद स्थिति स्पष्ट होगी कि क्या है मामला, जो भी साक्ष्य में जो भी सामने आएगा उसके हिसाब से कार्रवाई की जाएगी। दरअसल सुनील पाल की 14 साल की बेटी रौनक को करीब 15 दिन से बुखार था। उसका इलाज कराने के बजाय परिवार झाड़ फूक के चक्कर में फंस गया। सुनील का रिश्तेदार तांत्रिक को बुला लाया। तांत्रिक का जुल्म रौनक सह नहीं पाई और उसकी जान चली गई। फिलहाल पुलिस पोस्टमार्टम रिपोर्ट का इंतजार कर रही है और फरार तांत्रिक की तलाश की जा रही है। महेंद्र सिंह कुशवाहा, IBC 24, ग्वालियर। मेरा मध्य प्रदेश की जो आखिरी खबर है वो गुड न्यूज़ है। मुझे पता है कि आप भी खुश हो गए और मैं भी चाहता हूं कि गुड न्यूज़ भी आपको दूं, लेकिन जो समाज में हो रहा है वो तो बताना पड़ता है। बहरहाल मेरा मध्य प्रदेश में खबर लाडली बहनों के लिए है। भोपाल में मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने बड़ी घोषणा की है। लाडली बहनों को 1500 रुपये महीना भाई दूज से दिए जाएंगे। हुजूर विधानसभा में 200 करोड़ रुपए के सीवर लाइन के लिए दिए गए। उन्होंने क्या कहा वो आपको सुनाते हैं। क्षेत्र में विकास करने के लिए आप सही कह रहे हैं, माननीय विधायक थे, आपके लिए 200 करोड़ के कामों का भूमि पूजन यही सीवरेज सप्लाई का। आप भैया के समय से बहनों के खाते में 1500 रुपया महीना सरकार की ओर से डाला जाएगा आपके खाते। और इतना ही नहीं, अभी 33% आरक्षण आने वाले समय लोकसभा विधानसभा में माननीय मोदी जी के माध्यम से आपको मिलने वाला, लव जिहाद के माध्यम से, ड्रग माफियाओं के माध्यम से जो अपराध हो रहा है, हमारी सरकार छोड़ने वाली नहीं, सबको ठिकाने लगाएगी।